हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे BHU BCom एंट्रेंस 2013 का पेपर, जिसका कौन सा पार्ट करेंगे हम लोग सेट 1 करेंगे। और ये हम लोग पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग जो देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। तो देखिए, आज हम लोग जो देखेंगे वो सेक्शन 1 में देखिए क्या क्या आता है। अकाउंटेंसी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा लेखांकन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? अभिलेखन, वर्गीकरण, वितरण, निर्वचन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? लेखांकन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि लेखांकन प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें आता है। तो देखिए, रिकॉर्डिंग आता है, क्लासिफिकेशन भी आता है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता है, समझ गए। तो लेखांकन प्रक्रिया का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यह लेखांकन की सर्वाधिक वैज्ञानिक पूर्ण एवं सही प्रणाली है। ऑप्शन दिया है इकहरी प्रविष्टि प्रणाली, द्विप्रविष्टि प्रणाली, हिंदुस्तानी प्रणाली, रोकर प्रणाली। तो आप सभी को पता ही होगा कि लेखांकन की जो हमारी 4 प्रणाली होती है, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, हिंदुस्तानी सिस्टम एंड कैश सिस्टम। तो इन चारों सिस्टम में जो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है वो डबल एंट्री सिस्टम को माना जाता है, जिसको हम लोग वैज्ञानिक प्रणाली भी कहते हैं, और ये पूर्ण प्रणाली होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, द्विप्रविष्टि प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से कौन सी द्विप्रविष्टि प्रणाली की एक अवस्था नहीं है? देखिए, जब भी क्वेश्चन में नहीं है वाला आ जाए ना तो उसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि द्विप्रविष्टि प्रणाली की अवस्था कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि द्विप्रविष्टि प्रणाली की अवस्था कौन कौन सी है। तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और नोट करिए पहले द्विप्रविष्टि प्रणाली की अवस्था कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो अवस्था होती है वो होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। सेकेंड पॉइंट होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में लेजर आता है और ट्रायल बैलेंस आता है। थर्ड होता है प्रिपेयर ऑफ फाइनल अकाउंट एंड फोर्थ होता है एनालिसिस। तो ये जो चारों हम आपको बताए हैं वो द्विप्रविष्टि प्रणाली की अवस्था होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? द्विप्रविष्टि प्रणाली की अवस्था नहीं है। तो जो हम चारों लिखवाएं उसके अकॉर्डिंग देखिए, पहला ऑप्शन दिया है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो ये तो होता है। सेकंड पोस्टिंग, तो पोस्टिंग जो होता है वो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आ जाता है, तो ये भी होता है। थर्ड ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस भी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। फोर्थ सस्पेंस अकाउंट, तो ये द्विप्रविष्टि प्रणाली की अवस्था नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्वामी के द्वारा व्यवसाय में लाई गई राशि जमा की जाती है। ऑप्शन है रोकड़ लेखे में, पूंजी लेखा में, आहरण लेखा में, आय लेखा में। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जब भी कोई स्वामी अपने बिजनेस में कुछ भी लगाता है, मान लेते हैं कि पैसा लगाता है, ठीक है, तो एंट्री क्या होता है हम लोग ये जानेंगे पहले। तो मान लीजिए कि जो स्वामी है वो अपने व्यापार में पूंजी लगा रहा है 10,000 रुपये, तो एंट्री क्या होता है आपको पता है? तो एंट्री हो जाता है हमारा, एंट्री जो हमारा हो जाएगा वो कैश अकाउंट DR होगा टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान समझिएगा, क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया कि किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जमा का मतलब होता है क्रेडिट करना, तो हम लोग किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? कैपिटल अकाउंट को। तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, किसी ग्राहक द्वारा लौटाई गई वस्तुएं नामे का मतलब होता है डेबिट की जानी चाहिए। अर्थात जब कोई कस्टमर हमारे पास गुड्स रिटर्न करता है तो किस अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, ये बोला गया है। तो जब भी कोई कस्टमर हमारे पास गुड्स वापस करेगा तो पहले एंट्री क्या होगा वो समझिए आप लोग। जब भी कस्टमर वापस गुड्स करता है तो हमारा जो एंट्री होता है वो होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट DR। क्या बताएं? सेल्स रिटर्न को हम लोग DR करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू जिससे भी गुड्स वापस आता है उसका नाम। तो हम मान लेते हैं कस्टमर से वापस आया है, तो एंट्री क्या हो गया हमारा? सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू कस्टमर अकाउंट। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो बताइए किस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट को। तो
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है? महेश की किया गया नगद विक्रय इस लेखे में डेबिट की जानी चाहिए। मतलब ये बोला गया कि जब हम लोग महेश को माल बेचेंगे, लेकिन किस तरह का? नगद विक्रय। क्या लिखा है? जब भी हम लोग महेश को नगद विक्रय करेंगे तो किस खाते को डेबिट करेंगे? तो पहले बात, महेश को जब गुड्स बेचेंगे, नगद माल बेचेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी वो पहले समझिए। तो उसका एंट्री हो जाएगा हमारा, जब भी नगद माल बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। समझिएगा, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। तो कैश को आप लोग डेबिट किए और सेल्स को क्रेडिट किए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? किसको डेबिट करेंगे? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसको डेबिट करेंगे? कैश अकाउंट को। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्यावसायिक व्यवहारों का सर्वप्रथम अभिलेखन इसमें किया जाता है। पंजी मतलब जनरल, प्रपंजी, तलपट, अंतिम लेखे। तो ये आप लोग को पता होगा कि जब भी सौदा का सबसे पहले जो होता है उसका लेखा हम लोग किस में करते हैं? जनरल में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, उधार क्रय किया गया कार्यालय उपकरण का लेखा इसमें किया जाएगा। तो जब भी हम लोग कार्यालय उपकरण उधार खरीदेंगे तो किसको डेबिट करेंगे? तो हम लोग कार्यालय उपकरण खरीद रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि रियल अकाउंट का जो रूल होता है उसमें यही होता है कि जो भी वस्तु या संपत्ति हमारे पास आती है उसको डेबिट करते हैं। तो हम लोग क्या खरीद रहे हैं? ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है? ऑफिस इक्विपमेंट। तो जो चीज़ हमारे पास आता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ये पूछा गया है कि उधार क्रय किया गया कार्यालय उपकरण का लेखा किस में किया जाएगा? तो किस में हम लोग करेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, हिंदी में कार्यालय उपकरण लेखा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आय अर्जित मानी जाती है जब विक्रय किया जाता है, जब माल निर्मित होता है, जब माल भेजे जाते हैं, जब रोकड़ प्राप्त होता है। तो आय अर्जित कब माना जाता है? जब किसी गुड्स को हम लोग सेल आउट कर देते हैं, तब उसको हम लोग आय अर्जित मान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए इंग्लिश में पहले, अब हिंदी में देखिए। विक्रय बराबर है, तो विक्रय किसके बराबर होता है? तो जितना भी हम गुड्स को बनाने में या ख़रीदने में जो लागत लगता है वो हमारा कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट में अगर हम अपना प्रॉफिट जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाता है? सेल हो जाता है। तो एक तरह से हमारा फार्मूला होता है सेल इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आहरण पर ब्याज है। पूछा गया आहरण पर ब्याज क्या होता है? एक व्यय होता है, एक आय होता है, एक व्यावसायिक प्राप्ति होता है, कि न व्यय और न ही प्राप्ति। तो पहले समझिए आहरण क्या होता है। आहरण का मतलब होता है कि जब भी कोई व्यापारी अपने व्यापार से अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए या तो कैश या तो वस्तुएं कुछ भी निकालता है तो उसको हम लोग आहरण कहते हैं। तो बिजनेस उसके लिए उस पर क्या करता है? कुछ ब्याज चार्ज करता है। तो बिजनेस के पर्पज़ से अगर आप देखेंगे तो वो हमारे लिए क्या होती है? एक इनकम होती है। तो इनकम का मतलब कैसी इनकम होती है? एक बिजनेस इनकम होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, एक व्यावसायिक प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बकाया वेतन को इस रूप में दर्शाया जाता है। तो क्या लिखा है? बकाया वेतन। तो पहले बकाया वेतन का मतलब समझिए। बकाया वेतन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी से काम करवा लेते हैं लेकिन उसका हम सैलरी अभी तक नहीं दिए हैं, सैलरी उसका ड्यू है, हमने उससे काम करवा लिया लेकिन अभी तक उसको सैलरी दिए नहीं है, तो आज न कल हमें उसको सैलरी देना होगा। तो ये हमारे लिए क्या है? एक लाइबिलिटीज होता है जिससे हमें आज न कल पे ऑफ करना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 2, एक दायित्व। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा हरास्य का कारण नहीं है? क्या पूछा गया है? इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए उसमें डिप्रिसिएशन का कौन सा एक कारण नहीं है? तो आप सभी को पता है डिप्रिसिएशन पहले किसको कहते हैं? तो डिप्रिसिएशन पहले समझिए क्या होता है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है जब भी किसी एसेट्स को हम लोग यूज करते हैं तो यूज करने के एवज में अगर उसमें के वैल्यू में कुछ कमी आती है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिप्रिसिएशन करते हैं। अब वैल्यू में कमी केवल यूज करने से ही नहीं आता है, बल्कि जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है उससे भी उस वस्तु की वैल्यू कम होती है। या फिर क्या होता है, कभी कभी वो प्रचलन से बाहर हो जाता है, मतलब मार्केट से वो
आउट हो जाता है, क्योंकि नया प्रोडक्ट आ जाता है, उसके वजह से भी हमारा जो पुराना प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ कमी आती है। तो कोई भी ऐसा एसेट जिसमें किसी भी कारण से जो कमी आती है, जैसे घिसावट के कारण से, समय व्यतीत होने से, अप्रचलन से, तो इन सब के कारण से कुछ ना कुछ क्या होती है, उसके वैल्यू में कमी आती है, उसको हम लोग हराशी कहते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा था, निम्नांकित में से कौन सा हराशी का कारण नहीं है। तो बताइए, घिसावट, समय व्यतीत होना, अप्रचलन, मुद्रास्फीति। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इस संपत्ति के मूल्य में हराशी उत्पन्न नहीं होता। इस संपत्ति के मूल्य में हराशी उत्पन्न नहीं होता। ख्याति में, फर्नीचर में, मशीन में, संयंत्र में। तो अब फर्नीचर जो होता है उस पर हराशी होता है, मशीन पे भी होता है, संयंत्र पे भी होता है। तो ख्याति पे हराशी नहीं होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नांकित में से कौन एक चालू संपत्ति नहीं है। तो देनदार, पुरोदत्त व्यय, स्कंद, कार्यालय, फर्नीचर। तो बताइए, देनदार जो होता है वो तो चालू संपत्ति में आता है, पुरोदत्त व्यय भी चालू संपत्ति में आता है, स्कंद भी चालू संपत्ति में आता है। तो क्या नहीं आता है, कार्यालय फर्नीचर, क्योंकि कार्यालय फर्नीचर जो होता है वो अस्थाई संपत्ति के अंतर्गत आता है, फिक्स एसेट्स के अंतर्गत। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि चालू संपत्ति नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, कार्यालय फर्नीचर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तक आ गया आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 16, प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा किया जाता है। जो हम लोग गैर व्यापारिक संस्था का चैप्टर है उसमें आप लोग देखे होंगे कि रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट बनता है। तो रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम लोग किसका लेखा करते हैं, बताइए, केवल पूंजीगत प्रकृति का करते हैं कि रिवेन्यू नेचर करते हैं, कि दोनों का करते हैं, कि किसी का नहीं करते हैं। तो जो रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है उसमें हम लोग दोनों का करते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रिवेन्यू नेचर का हो, तो उसमें हम लोग दोनों का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर यही आपके एग्जाम में पूछ देता कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसका करते हैं, तो आप सभी को पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल और केवल रिवेन्यू नेचर करते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा है, रिसीव एंड पेमेंट्स, तो रिसीव एंड पेमेंट्स में बोथ हो जाएगा, कैपिटल भी और रिवेन्यू भी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यदि सकल लाभ की दर विक्रय की 25% है तथा विक्रय माल की लागत 1 लाख रुपए है तो सकल लाभ की राशि होगी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हुए हैं। तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए क्या ट्रिक होता है वो समझिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो रेट दिया है वो किस पर दिया है। ये जो रेट दिया है हमारा 25%, वो किस पर दिया है, सबसे पहले तो इसको पकड़िए। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया, विक्रय की 25%। जिस पे भी रेट देगा आप उसको क्या मान लीजिएगा, 100। ध्यान समझिएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि सेल का वैल्यू कितना होगा, 100। क्यों सेल को ही हम 100 माने, कॉस्ट को क्यों नहीं माने, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि विक्रय की 25%। देखिए यहाँ लिखा है ना, विक्रय की 25%। तो जिस पे भी बोलेगा उसको आप 100 मान लीजिएगा। तो हम सेल को जैसे ही 100 मानेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि विक्रय का 25%। तो अगर सेल हम लोग 100 मानेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, 25। अब ध्यान समझिएगा, अगर किसी प्रोडक्ट को हम 100 रुपये में बेच के 25 रुपये कमाते हैं तो इसका मतलब है कि वो हम कितने में खरीदे होंगे, बताइए, उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी होगी, कॉस्ट हो जाएगा हमारा 75। 75 कहाँ से आया, 100 में से 25 घटा दिए तो हमारा क्या आ जाएगा, 75। एक बार फिर से समझिए, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहेगा, जिस पर भी, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि हमारा 25% जो है वो किस पर है, सेल पर है, तो जिस पे भी दिया रहेगा उसको 100 मानिएगा। तो सेल को हम लोग 100 मान लिए, तो विक्रय का 25%, तो प्रॉफिट जो है हमारा 100 का 25% कितना होगा, 25। तो किसी प्रोडक्ट को अगर हम 100 रुपये में बेचते हैं और कितना कमाते हैं, 25 रुपया, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 75। 100 में से 25 घटा लीजिए। अब आगे देखिए, आगे लिखा है विक्रय माल की लागत, मतलब कॉस्ट 1 लाख है, तो सकल लाभ की राशि क्या होगी। तो कैसे करेंगे, देखिएगा, 1 लाख बटे, यहाँ पे क्या पूछा गया, विक्रय माल की लागत 1 लाख, तो लागत बोला गया है कॉस्ट, यहाँ देखिए कॉस्ट बोला गया, तो हम लोग कॉस्ट को अपॉन में लिखेंगे। तो हमारा कॉस्ट देखिए कितना था, ये हमारा कॉस्ट है 75, तो हमारा जो कॉस्ट है वो 75 अपॉन में लिख देंगे, इनटू, फिर क्या पूछा गया, सकल लाभ, तो सकल लाभ माने प्रॉफिट कितना था बताइए क्वेश्चन में, 25%, तो इनटू 25। इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए 25 से 75 काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, 25 से 75 3 बार में कट जाएगा। फिर 1 लाख को 3 से भाग करिए, 1 लाख को जब 3 से आप भाग करेंगे तो आपका आएगा 33,333 रुपया।
33,333.33 आएगा। 1 लाख का आप 3 से भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 17। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा है। यदि सकल लाभ विक्रय माल की लागत का 20% है और विक्रय 1 लाख रुपए का है तो सकल लाभ की राशि होगी। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही है, लेकिन दोनों में एक जगह डिफरेंस है। तो देखिए कहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे जो रेट दिया है वो लागत का 20% दिया है। ये जो 20% दिया है वो लागत का दिया है। तो अभी हम बताए थे कि जिस पर भी परसेंटेज दिया रहेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, 100। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि लागत का 20%, तो हम लोग किसको 100 मानेंगे बताइए, लागत को। तो समझिएगा हम मान लेंगे कि कॉस्ट बराबर 100, ठीक है। फिर बोला गया है कि 20% प्रॉफिट है, तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 रुपया ही आएगा। तो प्रॉफिट 20, तो जरा बताइए 100 रुपये किसी चीज़ का कॉस्ट है और उस पर हमें 20 रुपया प्रॉफिट चाहिए, तो बताइए कितने में बेचेंगे। सेल वैल्यू कितना हो जाएगा, सेल वैल्यू हो जाएगा 120। दोनों को जोड़ देंगे, 100 और 20 को हम लोग जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा सेल वैल्यू। इतना बात समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन में लिखा था कॉस्ट का 20%, तो जब भी क्वेश्चन में जो चीज़ दिया रहेगा उसको 100 मानेंगे। क्वेश्चन में कॉस्ट दिया था तो कॉस्ट को हम लोग यहाँ देखिए 100 मान लिए। फिर बोला कि 20% प्रॉफिट, तो 100 का 20% 20 होता है, तो 100 रुपये का कोई चीज़ है उस पर 20 रुपये प्रॉफिट है, तो हम लोग इसको कितने में बेचेंगे, दोनों जोड़ लीजिए 120 रुपया। फिर आगे बोला गया क्या देखिए, और विक्रय 1 लाख रुपया है। विक्रय कितना है, 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख, विक्रय 1 लाख और अपॉन में हम लोग का विक्रय कितना माने थे, 120। यहाँ देखिए आपको विक्रय दिख रहा है 120 रुपया, तो अपॉन में 120 रुपया लिखेंगे। फिर आगे क्वेश्चन बोला है सकल लाभ की राशि क्या होगी, तो सकल लाभ माने प्रॉफिट का परसेंटेज हम लोग कितना था 20, तो इंटू 20 करेंगे, ठीक है। तो 1 लाख बटे 120 गुणे 20, तो 20 से 120 देखिए काट लीजिए, 6 बार में कट जाएगा। अब फिर क्या करिएगा, 1 लाख को 6 से डिवाइड करिएगा। जब आप लोग 1 लाख को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 16,667 रुपया समथिंग आएगा, ठीक है। 16,667 रुपया समथिंग आएगा पॉइंट में। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, चारों में से देख लीजिए जरा, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, एक मशीन की लागत 55,000 रुपया है तथा उसका अवशेष मूल्य माने उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी उसका 5,000 रुपया है। सरल लेखा प्रणाली के अनुसार 10% की दर पर वार्षिक राशि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसकी जो कॉस्ट है वो 55,000 है। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कॉस्ट कितना है, 55,000 है, और इसका जो स्क्रैप वैल्यू है, अवशेष मूल्य, वो कितना है, 5,000 रुपया। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले 55,000 में से 5,000 घटाएंगे। 55,000 में से 5,000 रुपया घटाइए तो कितना आएगा बताइए। 55,000 में से जब 5,000 रुपया घटाएंगे तो हमारा आएगा 50,000 रुपया। ध्यान समझिएगा कितना आ जाएगा, 50,000 रुपया। फिर आगे बोला है सरल लेखा प्रणाली के अनुसार 10% की दर से, तो 50,000 का आप लोग 10% निकालिए। क्या करिए, 50,000 का फिर से 10% निकालिए जरा। यहाँ पे हम कर देते हैं 50,000। ये 50,000 कहाँ से पता चला आपको, ये 55,000 में से 5,000 रुपया घटा दिए, तो 55,000 में से जब 5,000 घटाएंगे तो 50,000 आएगा। और 50,000 का ये देखिए 10% दिख रहा है आपको, तो 50,000 का 10% आप लोग निकाल लीजिए। तो निकाल लीजिए, जीरो कट गया, यहाँ जीरो कट गया तो कितना बचा, 5,000। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 देखिए 5,000 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक विभागीय व्यवसाय वह है जिसके होते हैं अनेक शाखाएं, अनेक विभाग, अनेक दुकानें, अनेक व्यवसाय। तो विभागीय व्यवसाय किसको कहते हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, विभागीय। क्या लिखा है, विभागीय। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, अनेक शाखाएं होगा कि अनेक विभाग होगा कि अनेक दुकान होगा कि अनेक व्यवसाय होगा। तो विभागीय लिखा है तो क्या हो जाएगा, अनेक विभाग, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, एक फर्म में साझेदार के रूप में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या होगी 10, 15, 20, 30। तो ध्यान समझिएगा, ये जब हमारा पेपर आया था 2013 में, ये जब पेपर आया था हमारा 2013 में, तो उस समय जो था हम लोग का कंपनी एक्ट 1956 चलता था। ध्यान समझिएगा, उस समय कंपनी एक्ट 1956 चलता था जब ये पेपर में आया था क्वेश्चन। तो कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार जो साझेदारों की अधिकतम संख्या होती थी वो कितनी होती थी, 20। तो इसीलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 20। लेकिन अगर अब इस समय अगर आप पेपर में बैठते हैं
जो 2020 का पेपर में अगर आप लोग बैठेंगे या उसके बाद जब भी बैठेंगे तो इस समय जो हमारा आ गया वो कंपनी एक्ट 1956 नहीं अब चलता है, ध्यान समझिएगा। कंपनी एक्ट 1956 को रिप्लेस करके क्या लाया गया, 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार साझेदारों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 100 होती है। तो ध्यान समझ लीजिए, ये जब पेपर में आया था 2013 में तो उस समय तो स्टूडेंट लोग टिक किए होंगे क्या, ऑप्शन नंबर 3 20। लेकिन इस समय अगर आपके एग्जाम में अगर यही सेम क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करिएगा, किस पे टिक करिएगा, 20 पे टिक मत करिएगा, 100 पे। क्योंकि अब कंपनी एक्ट 1956 की जगह क्या आ गया, कंपनी एक्ट 2013। और कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार फर्म में साझेदारों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 100 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। समझौते के अभाव में साझेदार यह पाने के लिए अधिकृत नहीं है, लाभ तथा हानि, ऋण पर ब्याज, वेतन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ज़रा, समझौते के अभाव में अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना है तो पार्टनरशिप में क्या होगा, पार्टनरों में लाभ हानि तो बटेगा लेकिन बराबर बराबर। और ऋण पर ब्याज, अगर कोई पार्टनर लोन दिया है फर्म को तो उस फर्म को जो लोन दिया है तो फर्म से वह ब्याज भी चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये चाहे एग्रीमेंट बने या ना बने ये होगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है तो उसके लिए कोई अतिरिक्त उसको पारिश्रमिक या वेतन के तौर पे कुछ दिया नहीं जाएगा अगर एग्रीमेंट नहीं बनाए तो क्वेश्चन में यही हमसे बोला गया है कि यदि समझौता के अभाव में अर्थात एग्रीमेंट अभी नहीं बना है तो कौन सा चीज़ पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, तो वेतन नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या लिखा है। एक्स तथा वाई लाभ हानि 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। वे जेड को लाभ में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं तथा लाभ हानि वितरण का नया अनुपात क्या होगा। मतलब क्या बोला गया है कि दो पार्टनर पहले से हैं एक्स और वाई, उनका रेशियो क्या है 3:2। 3:2 का मतलब आपको पता है, 3:2 का मतलब होता है 3/5, क्योंकि 3 और 2 जोड़ दिया जाता है। तो x का जो रेशियो होगा 3/5 होगा और y का रेशियो होगा 2/5। अब 5 कहाँ से पता चला, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो x का 3/5, y का 2/5। अब एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम z है और वो कितने के लिए आ रहा है, 1/6 रेशियो के लिए आ रहा है। तो हमसे पूछा गया नया लाभ हानि वितरण अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कैसे होगा, जरा देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि क्वेश्चन में लिखा था कि दो पार्टनर थे हमारे पास और जिनका जो रेशियो था वो 3:2 था। क्या रेशियो था, 3:2। तो इसका मतलब है, और जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि नया पार्टनर जो आ रहा है उसको हम लोग पहले दे देते हैं। तो टोटल प्रॉफिट 1 माना जाता है, ध्यान समझिएगा, टोटल प्रॉफिट 1 माना जाता है। उसमें से जो नया पार्टनर आ रहा है उसका 1/6 हिस्सा घटाएंगे। कैसे घटाएंगे आपको पता है, 6 में से 1 घटा देंगे, ऐसे एलसीएम लिया जाता है। और इसका 6 - 1 कितना हो जाएगा हमारा, 5/6। तो देखिए सबसे पहले तो जो नया पार्टनर आता है जो 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 में से घटा देते हैं। तो 1 में से जब घटाएंगे तो आपका बचेगा 5/6। अब 5/6 में से ही ओल्ड पार्टनर लेंगे। तो देखिएगा ज़रा, 5/6 जो हमारे पास बचा है इसी में से दोनों पार्टनर लेंगे सॉरी 5/6 में से दोनों पार्ट लेंगे। तो पहले का हिस्सा कितना था बताइए, 3/5 था। 5/6 का हम लोग क्या करेंगे, 3/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/30, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो पार्टनर था वो भी इसी 5/6 में से लेगा। तो 5/6 में से कितना वो लेगा, उसका रेशियो था 2/5, ये देखिए, तो 2/5। तो 5/6 का 2/5 हो जाएगा 10/30, ध्यान समझिएगा। तो हमारा पहले का जो आया वो कितना आया बताइए, 15/30। दूसरे का आया 10/30 और जो तीसरा पार्टनर आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा था बताइए, 1/6। तो हमेशा जो होता है हमारा हर जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बराबर करना होता है। देखिए पहले में 30 है, दूसरे में भी 30 है, तो तीसरे को भी हमें बराबर करने के लिए 30 लाना होगा। तो 30 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5/30। ध्यान समझिएगा, क्या हो जाएगा 5/30। माने पहले का आएगा 15/30, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और दूसरे का आएगा 10/30 और तीसरे का क्या आएगा 5/30। माने क्या रेशियो हमारा बना, जरा रेशियो बताएंगे आप लोग, क्या रेशियो बना 15। ध्यान से समझिएगा, रेशियो हमारा जो बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 15:10:5।
देखिए कहाँ से आया, ये पहले का हमारा ये 15 दिख रहा होगा आपको, ये 15/30 यहाँ पे, दूसरे का 10/30 और तीसरे का 5/30, ठीक है। तो हमारा रेशियो बना 15:10:5, यहाँ पे लिखा है 15:10:5। लेकिन जब भी अनुपात निकाला जाता है तो उसको छोटा कर लिया जाता है। तो जरा बताइए किसी संख्या से कट सकता है? कट जाएगा 5 से। तो बताइए 5 से जब छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 5×1 = 5। तो हमारा क्या रेशियो बना, 3:2:1। तो एक काम करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको आंसर पे टिक करते हैं, 3:2:1। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। आइए आंसर पे टिक करते हैं हम लोग, 3:2:1। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ये पहला वाला ऑप्शन नंबर 3:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या लिखा है, ए तथा बी फर्म में 2:3 के लाभ हानि वितरण अनुपात में पूंजी लाते हैं। ए तथा बी का जो रेशियो है 2:3 है। यदि ए पूंजी के रूप में 50,000 रुपये लाता है तो बी का पूंजी क्या होगा। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, तो समझिएगा। देखिए इसको हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ए का जो रेशियो है 2 है और बी का रेशियो 3 है। ए कितना ला रहा है जरा बताइए, 50,000 ला रहा है। ए कितना ला रहा है, 50,000। तो हमसे पूछा गया बी का हिस्सा, तो ज़रा बताइए ए जो है 2 हिस्सा पाने के लिए 50,000 रुपये लाता है। ए जो है ये ए का है, ए जो है 2 हिस्सा पाने के लिए 50,000 रुपये लाता है। तो ज़रा बताइए बी को ऐसे 3 हिस्सा अगर पाना है तो कितना लाएगा। समझिएगा, 2 हिस्सा पाने के लिए अगर हम 50,000 रुपये लाते हैं तो ज़रा बताइए 1 हिस्सा पाने के लिए कितना लाना होगा, 25,000। तो 3 हिस्सा लाने के लिए कितना लाना होगा, 75,000। सिंपल सा बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर बात। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको हम चलिए दूसरे तरीके से आपको बता देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका देखिए। देखिए 50,000 रुपया ए लाता है, तो 50,000 और ए का रेशियो क्या है 2, तो अपॉन में 2। इतना बातें समझ में आ गया आपको। इनटू हमको किसका निकालना है, बी का, तो इनटू बी का 3 कर लीजिए। अब तो कर लेंगे आप लोग, 2 से 50 काट देंगे 25 बार में, मतलब 2 से 50,000 कट जाएगा 25,000 बार में। अब 25,000 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 75,000। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 1956, 1961, 1932, 1947। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था हम लोग का 1932 में। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26। व्यवसाय के परस्पर संचालन के लिए साझेदारों के बीच लिखित समझौता क्या कहलाता है। जब भी साझेदार मिलकर जब बिजनेस करते हैं तो उन जो साझेदार होते हैं उनके बीच जो लिखित समझौता होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग डीड कहते हैं। क्या बोलते हैं, डीड। ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, अनुबंध, संलेख, परस्पर सहमति, प्रतिज्ञा पत्र। तो हम क्या बताएं उसको क्या बोलते हैं, डीड। ऑप्शन नंबर 2 हिंदी में संलेख। क्वेश्चन नंबर 27। एक फर्म की ख्याति है। आप लोगों को पता है कि जो ख्याति होता है वो हम लोग, ख्याति एक ऐसी संपत्ति होती है जिसको हम लोग देख नहीं सकते ना छू सकते हैं। तो जिस भी संपत्ति को न देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता उसको हम लोग अमूर्त बोलते हैं। जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं उसको मूर्त बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, मूर्त। लेकिन हम जिसको न देख सकते हैं न छू सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमूर्त। तो ख्याति भी एक ऐसी संपत्ति होता है जिसको हम लोग न देख सकते हैं न छू सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक फर्म की जो ख्याति होती है वो कैसी होती है, चालू संपत्ति होती है या स्थायी संपत्ति होता है या अमूर्त संपत्ति होता है या काल्पनिक संपत्ति। तो बताइए क्या होता है, अमूर्त संपत्ति, इनटेंजिबल एसेट्स। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28। एक कंपनी का प्रवर्तक होता है एक न्यासी, एक अभिकर्ता, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंपनी का जो प्रवर्तक होता है वो क्या हो जाएगा इसमें से बताइए जरा, एक न्यासी होगा कि एक अभिकर्ता होगा कि दोनों होगा, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नांकित में से कौन सा पार्षद सीमा नियम का अंग नहीं है। क्या बोला गया, पार्षद सीमा नियम का अंग नहीं है। तो जब हम अभी बताए थे कि जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको एकदम ध्यान समझिएगा। तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि पार्षद सीमा नियम के कौन कौन से अंग होते हैं। तो आप लोग कॉपी निकाल के तो बैठे ही होंगे। तो पार्षद सीमा नियम में जो अंग होते हैं वो 6 वाक्य होते हैं। ध्यान समझिएगा, पार्षद सीमा नियम में 6 वाक्य दिए हैं, तो नोट करिएगा जरा। पहला जो होता है वो नाम वाक्य होता है, नोट करिए। पहला नाम वाक्य, दूसरा स्थान वाक्य, तीसरा उद्देश्य वाक्य, चौथा दायित्व वाक्य, पांचवा पूंजी वाक्य, छठवां संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य।
एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, लिख लीजिए फिर से छूट गया तो। पहला नाम वाक्य, दूसरा स्थान वाक्य, तीसरा उद्देश्य वाक्य, चौथा दायित्व वाक्य, पांचवा पूंजी वाक्य, छठवां संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य। तो ये तो होते हैं पार्षद सीमा नियम के अंग। हमसे पूछा गया इसमें से कौन से नहीं है, तो जरा बताइए जो हम 6 बोले उसमें से कौन सा नहीं मैच कर रहा है। तो देखिए नाम वाक्य तो है, उद्देश्य वाक्य भी है, पूंजी वाक्य भी है, नियम तथा उपनियम ऐसा कोई वाक्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। इस तरीके से हमारा जो आज का क्लास होगा वो ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी के पंजीयन के समय यह प्रपत्र रजिस्ट्रार को जमा करना आवश्यक नहीं है। पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण, वैधानिक घोषणा। तो क्या होगा बताइए इसमें से, रजिस्ट्रार को जो जमा करना आवश्यक नहीं है वो क्या है, प्रविवरण, प्रॉस्पेक्टस। इस तरीके से हमारा पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक। तब तक के लिए धन्यवाद।